के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि रसायन विज्ञान के 4th चैप्टर रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, जैसे हर देश की अपनी एक भाषा होती है, शब्दावली होती है, इसी प्रकार से विषय की भी अपनी एक भाषा होती है, रसायन विज्ञान की भी अपनी एक भाषा होती है। यदि ये भाषा समझ में आ जाए तो रसायन विज्ञान को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की। तो रसायन की जो भाषा है उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है इसके प्रतीक, कि किसी भी एलिमेंट को किस प्रतीक या सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतीक की, कि प्रतीक किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह है जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रकट करता है। प्रतीक किसी भी तत्व का वह विशेष चिन्ह है जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रकट करता है। यानी जैसे S किसका प्रतीक है? सल्फर का। ये उल्टे लिख दिए हमने, यहाँ परमाणु लिखे हुए हैं और ये प्रतीक लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया है। ये परमाणु के साथ साथ प्रतीक भी हैं इनके। जैसे सल्फर का प्रतीक कौन है? जैसे यहाँ सल्फर का जो प्रतीक है वो कौन है? S है। कार्बन का प्रतीक जो है वो कौन है? C है। और नाइट्रोजन का प्रतीक कौन है? N है। ऑक्सीजन का प्रतीक कौन है? O है। तो प्रतीक ये हैं आपके, ठीक है। परमाणु ये हैं, तो यहाँ आप परमाणु लिख सकते हैं, परमाणु, और इन्हें क्या लिख सकते हैं? प्रतीक, ठीक है। तो प्रतीक हैं क्या? कि प्रतीक किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह है जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रकट करता है। दूसरा आपके पास अब अगली जो हेडिंग है वो है प्रतीकों का की प्राचीन प्रणाली, यानी पुराने समय में किस तरीके से प्रतीक, यानी किसी भी तत्व को किस तरीके से बुलाया जाता था, उसको प्रदर्शित करने के क्या सिंबल्स थे। देखिए, यूनानी वैज्ञानिकों ग्रीक प्रणाली जिसमें तत्वों का देवी देवता या ग्रह आदि के रहस्यमय चिन्हों से प्रकट किया जाता था। कुछ प्राचीन प्रणाली व उनके प्रतीक निम्न प्रकार हैं। देखिए, पुराने समय में हर जगह की अपनी मतलब विशेष शब्दावली थी जिससे संबंधित कुछ शब्दावली यहाँ दी गई हैं। जैसे ग्रीक है, ग्रीक में सोने को यदि हम बात करें ग्रीक में, तो सोने को कैसे, ये राउंड की तरह दिखाया जाता था, तांबे को इस तरीके से, टिन को इस तरीके से। तो ये चिन्ह विशेष प्रकार के चिन्ह थे जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं। और साधारण उनमें हाइड्रोजन को इस तरीके से प्रदर्शित करते थे, कार्बन को इस तरीके से ब्लैक बना दिया, ऑक्सीजन को खाली एक गोला बना दिया। तो ये पुराने ज़माने के प्रतीक हैं, जो प्रणालियां हैं। क्रीमी में जैसे सोने को यहाँ सोना जो है इसको इस तरह से प्रदर्शित करते थे, चांदी को इस तरीके से, और ये आपका एजी हो गया, शीशे को इस तरीके से प्रदर्शित करते थे। तो भिन्न भिन्न प्रणालियों में भिन्न भिन्न संकेत हुआ करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर इन संकेतों को इस तरह से बनाया गया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो तो इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न ना हो कि इसका संकेत ये है, तो उनमें एक निर्धारित संकेत तत्वों को दिए गए। तो प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली, इसके कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं जिनके द्वारा तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला है कि किसी भी तत्व को सूचित करने के लिए उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन, इसका पहला अक्षर H हो गया। ऑक्सीजन, इसका पहला अक्षर O हो गया, O से प्रतीक है इसका। फास्फोरस, इसका पहला अक्षर P हो गया, P से ही इसको प्रदर्शित करते हैं। सल्फर, इसका पहला अक्षर S हो गया, इसको S से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन, इसका पहला अक्षर N हो गया, इसको N से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है हमारे पास, यदि कई तत्वों के अंग्रेजी नाम एक ही शब्द से आरंभ होते हैं तो उनके प्रतीक 2 अक्षरों से मिलकर बनाए जाते हैं, जिसमें तत्व के नाम के साथ साथ कोई प्रथम 2 अक्षर अथवा प्रथम अक्षर के साथ कोई दूसरा विशेष अक्षर मिलाया जाता है। अब कुछ तत्व ऐसे हो गए जिनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो दोनों में सेम हैं, तो उस कंडीशन में अन्य तत्व को उसका प्रथम अक्षर या द्वितीय अक्षर लेकर, या प्रथम अक्षर के साथ, प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, जो दूसरा होगा वो स्मॉल होगा, ध्यान रखिएगा। तो या तो हम दोनों जो अक्षर हैं उनके पहला और दूसरा वो उसी तत्व में से ले लेंगे, या फिर कोई विशेष तत्व वहाँ जोड़ देंगे। जैसे
ये रिपीट हुआ है यहाँ सेकंड। अब जैसे इसका विशेष जो उदाहरण है यहाँ से आप देखेंगे इस वाले उसमें, तो ब्रोमीन क्या हो गया, Br हो गया, बिस्मिथ Bi बिस्मिथ, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl। इस प्रकार से इनके दो तत्व लिए गए हैं। और यहाँ ये सो विशेष बात है कि जो फर्स्ट है वो कैपिटल लेटर और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर है। ठीक है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। यदि आपने दोनों ही कैपिटल लिख दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मतलब है क्या, देखिए चलिए आपको इसका अंतर भी हम बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ये जहरीली गैस होती है, धुएं से निकलती है, कोयले में विशेष रूप से होती है। तो सर्दियों में यदि हम अंगीठी जला के सो जाएं तो सुबह तक ऐसा हो सकता है कुछ जहरीली गैस के कारण हमारी मृत्यु हो जाए, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। यदि इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे लिख दें तो ये गलत है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना होकर ये कोबाल्ट है। ये एक तत्व है, क्या है ये, कोबाल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन बड़ा है ऑक्सीजन छोटा है। ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये डिफरेंस है कैपिटल लेटर, और ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कुछ तत्वों के प्रतीक ग्रीक या लैटिन भाषा में लिए गए हैं, जैसे चांदी का Ag, सोने का Au, तांबे का Cu, पोटेशियम का K, लोहे का Fe, लेड का Pb और सोडियम का Na। तो यहाँ यदि कुछ तत्वों के प्रतीक ग्रीक या लैटिन भाषा में लिए गए हैं, ठीक है, ये 3 नियम महत्वपूर्ण हो गए आपके। इन विशेष नामों को भी आप ढंग से कर लेंगे। तो पहला बात तो ये कि जो तत्व हैं उनका फर्स्ट लेटर लिया जाता है। यदि कॉमन तत्व मिल गए हैं तो उनमें 2 लेटर ले सकते हैं, पहला और दूसरा, और या कोई विशेष लेटर ले सकते हैं। लेकिन जब भी 2 तत्वों से आप बनाएंगे तो वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा। कुछ ग्रीक भाषा से भी लिए गए हैं, जैसे चांदी आर्जेंटिनम होता है Ag इसका, सोना एरम Au इसका संकेत है, तांबे का क्यूपरम Cu इसका संकेत है, पोटेशियम का पोटेशियम कैलियम K इसका संकेत है, लोहे का फेरम Fe इसका संकेत है, लेड का प्लम्बम Pb इसका संकेत है, सोडियम का नेट्रियम Na इसका संकेत है। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इसको कर सकते हैं। आगे बात है संयोजकता या वैलेंसी की, कि हाइड्रोजन की संयोजन क्षमता को अन्य परमाणुओं के लिए इकाई माना गया है। जो हाइड्रोजन है इसकी संयोजन क्षमता को अन्य परमाणुओं के लिए क्या माना गया है, इकाई माना गया है। अन्य तत्वों की संयोजन क्षमता अर्थात संयोजकता हाइड्रोजन की संयोजन क्षमता से तुलना करके निकाली जाती है। अतः हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है संयोजकता कहलाती है। यानी संयोजकता की विशेष बात है कि संयोजकता को हम हाइड्रोजन के द्वारा उसकी संयोजन क्षमता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और कोई भी तत्व जितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। इसको संयोजकता को विशेष प्रकार से समझने की आवश्यकता है। ये जो एग्रीकल्चर से संबंधित छात्र हैं, जैसे क्लोरीन है, किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन से, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, कितना हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 1 से 1 होगी। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन जुड़ी है, 3 से, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 4 से, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 होगी। ठीक है, यानी कोई भी तत्व जितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वह उसकी संयोजकता कहलाता है। अब कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन के साथ यौगिक नहीं बनाते हैं, परंतु Cl और ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेते हैं। ऐसे तत्वों की संयोजकता Cl और ऑक्सीजन परमाणु से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन से एक Cl प्रयोग मतलब एक Cl की क्रिया करता है तो Cl की संयोजकता 1 है, और हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन क्रिया करते हैं H2O की फॉर्म में, H2O जल। ठीक है, एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, 2 से, तो उसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब हमारे पास कुछ तत्व हैं, जैसे बेरियम है, कितने क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, 2 से, एक क्लोरीन की संयोजकता 1 है, 2 की 2 हो गई, तो बेरियम की भी कितनी होगी, 2 हो गई। +2 नहीं लिखेंगे हम यहाँ। ये जो आवेश है, यहाँ किताब में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। किताब ने संयोजकता को धनावेशित और ऋणावेशित बताया है। संयोजकता कभी भी धनावेशित या ऋणावेशित नहीं होती है। संयोजकता सिंपल संयोजकता होती है, उसका आवेश से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल परमाणुओं की संयोजन क्षमता को बताती है कि 2 परमाणु जुड़ेगा या 3 से जुड़ेगा। तो बेरियम 2 Cl जुड़ा हुआ है, इसकी संयोजकता 2 होगी।
अब कार्बन की बात करें तो CO2 बनाता है, ये कितने ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2, तो 2 की कितनी होगी 4, तो 2 गुना ऑक्सीजन की संयोजकता 2 दूनी 4, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 4 हो गई। यानी हाइड्रोजन से भी मेजर कर सकते हैं आप, क्लोरीन से भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन से भी संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ मूलक की, कि कुछ मूलक होते हैं जी। मूलक क्या हैं? देखिए जो धनावेशित परमाणु या आयन हैं, परमाणु समूह हैं, वो मूलक कहलाते हैं। परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिन पर आवेश होता है मूलक कहलाते हैं। मूलक पर उपस्थित आवेश मूलक की संयोजकता बताता है। मूलक पर जो आवेश है वो इसकी क्या बताता है? संयोजकता बताता है। जैसे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी 1, OH पर कितना ऋणावेश है -1, तो इसकी भी संयोजकता 1 होगी। SO4 पर कितना आवेश है -2, इसकी संयोजकता कितनी होगी -2 होगी। एसीटेट पर कितना आवेश है -1, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। Fe2+ पर कितना आवेश है 2, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जितना आवेश है चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, वो उसकी संयोजकता को दर्शाएगा। NH4+ इसकी संयोजकता 1 होगी। क्लियर है? नोट, देखिए संयोजकता सदैव पूर्ण संख्या में प्रदर्शित की जाती है, यह धनावेशित या ऋणावेशित नहीं होती। संयोजकता के प्रकार देख लीजिए आप। संयोजकता यदि 1 है तो एक संयोजक या मोनोवैलेंट कहेंगे। संयोजकता यदि 2 है तो आप द्विसंयोजक या बाइवैलेंट कहेंगे। संयोजकता यदि 3 है तो इसे त्रिसंयोजक या ट्राइवैलेंट कहेंगे। इस प्रकार से आप संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके पास है परिवर्तनीय संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी। परिवर्तनीय संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी। अब परिवर्तनीय संयोजकता से मतलब क्या है? आपके पास आयरन है Fe2+ और Fe3+, आपके पास कॉपर है Cu+ और Cu। यहाँ से आप इन संयोजकताओं को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए वेरिएबल संयोजकता ये, यदि कोई परमाणु एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है तो वह परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे आयरन है तो आयरन में Fe2+ को फेरस और Fe3+ को फेरिक, यानी संयोजकता की संख्या अधिक है तो इक और कम है तो अस। ठीक है, जैसे आयरन में यहाँ 2 है फेरस, ज़्यादा है फेरिक। कॉपर में 1 है संयोजकता Q+ और आपके पास 2+ हैं, ये ध्यान रखिएगा 2+ हैं। एक मिनट, यहाँ Q+ में Cu2+ है, ये बड़ा ही बना देते हैं। ठीक है, तो क्यूप्रिक। स्टेनस में Sn2+ और Sn4+ 2 होती हैं, स्टेनस और स्टेनिक। ऐसे ही Hg में Hg2+ मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस में Hg2 2+ होता है, Hg2 2+ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 Hg हैं, ये मर्क्यूरस है, यहाँ केवल 1 Hg है, ये मर्क्यूरिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। यौगिक के सूत्र का निर्माण, इससे पहले वीडियो में आयनिक यौगिकों के निर्माण का जो मैंने वीडियो डाला था वो यही था, इसी चैप्टर से संबंधित था, इसलिए उस चैप्टर को मैंने बार बार रिपीट भी किया है। ये बहुत आगे आने वाली चीज़ है। देखिए यौगिक का जो निर्माण है वो धनायन और ऋणायन में उनकी जो संयोजकता है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा होता है। यहाँ यदि हम देखें तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तो ये यदि आप NaCl को देखें इसकी संयोजकता कितनी है, इसमें +1 है तो 1 है इसकी संयोजकता, Cl पर -1 है, इसकी संयोजकता 1 है। तो इसकी संयोजकता क्रॉस मल्टीप्लाई Cl के संयोजकता क्रॉस मल्टीप्लाई Na में और Na की संयोजकता की Cl में, तो बन गया क्या हमारे पास NaCl। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड है, Ca की संयोजकता 2 और Cl की 1, इस 1 की मल्टीप्लाई Ca में, इस 2 की मल्टीप्लाई Cl2 में, CaCl2 बन गया। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके 2 की मल्टीप्लाई कार्बोनेट में और कार्बोनेट की मल्टीप्लाई इसमें, तो बना गया हमारे पास CaCO3। अब 2 यहाँ और 2 यहाँ, जब समान संयोजकताएं एक साथ दिखाई दें तो इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 की जगह 1 आ जाएगा, बन जाएगा हमारे पास CaCO3। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास अब है हमारे पास सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है,
एक की मल्टीप्लाई SO4 में, सल्फेट की कितनी होती है SO4 पर 2 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई हो गई Na में, तो बन गया हमारे पास Na2SO4। अब इन पर कितनी संयोजकता आती है, इससे पहले वाले वीडियो में धनायन और ऋणायन की टेबल दी गई हैं, उनको आप अच्छे से लर्न कर लें, आपकी बुक में भी हैं ये टेबल, ठीक है। वीडियो में यहाँ सारा देना संभव नहीं था। फेरस सल्फेट, फेरस यानी Fe2+, सल्फेट यानी SO4, तो Fe2SO4 का ऑल ट्वाइस, 2 को दोनों में डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, FeSO4। ऐसे ही आप बना सकते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक क्या हो गया Fe3+, और सल्फेट क्या हो गया SO4, तो Fe3SO4 का देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए इसे सॉर्ट करके अभी कर देते हैं इसको दूर। ये Fe में कितने की मल्टीप्लाई होनी है, 2 की होनी है, और SO4 में कितने की होनी है, 3 की होनी है, तो ये Fe2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण है क्या, अब हम यहाँ आते हैं। रासायनिक समीकरण वास्तव में संकेत व सूत्रों का वह संगठन है जो रासायनिक क्रिया को संक्षेप में प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी रासायनिक क्रिया को संक्षेप में जब हम प्रदर्शित करते हैं संकेतों के द्वारा, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। जिसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगा दिया जाता है, तो प्रारंभ जो होता है इसका वो अभिकारक से होता है, इधर अभिकारक होते हैं और इधर उत्पाद होते हैं। यानी राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट और लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं और प्रोडक्ट को, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। Zn+2HCl, ZnCl2S2, ये जो तीर है ये अभिकारक और उत्पाद दोनों को सेपरेट करता है। क्लियर है। अब बात होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित किस प्रकार करेंगे, ये देखिए आप। देखिए दोनों तरफ जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ इनको संतुलित करना है हमें, 2 हाइड्रोजन 2 Cl, यदि इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो संतुलित हो गई, 2 हाइड्रोजन हो गए 2 Cl हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए 2 Cl हो गए। यानी हमें करना क्या है, ठीक है, हमें जो करना है वो देखिए अब ध्यान से आप। रिएक्शन थी हमारे पास H2 + Cl2 = 2HCl, ये रिएक्शन थी हमारे पास। हाइड्रोजन कितने 2, Cl कितनी है इधर 2 है, इधर अब देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो हाइड्रोजन कितना हो गए 2 हो गए, Cl में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, Cl भी 2 हो गए, तो ये भी संतुलित और ये भी संतुलित। यानी अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को बराबर संख्या में रखना ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ZnCl2 है, एक Zn और एक HCl, क्या करें 2 Cl है इधर, इधर चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। हाइड्रोजन ये H2 भी बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी है ना, तो H2 भी बाहर निकलेगा। अब ये संतुलित हो गई हमारी समीकरण, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको अपने पास से रखना है, ये ऑलरेडी इसमें था, ये मिसप्रिंट था, ठीक है। KClO3, अब यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 2 हैं, और तो चलो निभ जाएंगे। अब इनका क्या करें फिर, एक काम कर लेते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 3 की कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और ये भी 3 दूनी 6 हो गए, तो 2K और 2 Cl, तो यहाँ पर भी 2K Cl की गुणा होगी दोनों तरफ, यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। देखिए इससे अगले वाली जो रिएक्शन है CaCO3 CO और CO2 2 चीज़ों में टूट रही है। अब यहाँ तो परमाणु संतुलित है नहीं, अब जब परमाणु संतुलित नहीं है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बताइए आप। इस कंडीशन में ये करेंगे कि हम इन परमाणुओं को गिनेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ परमाणु बराबर हैं, तो हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। चलिए धातु के अब ये कुछ क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, 2 दिए हैं मैंने, कि धातु के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, फॉस्फेट का सूत्र लिखो। अब 2 चीज़ आ गई हैं, एक धातु का फॉस्फेट यानी PO4, इस पर 3 माइनस होता है, और दूसरा है सल्फेट SO4, इस पर 2 माइनस होता है। अब कैसे इस सूत्र को हम ज्ञात करें, फॉस्फेट दे दिया, सल्फेट कैसे बनाएं, तो फॉस्फेट को तोड़ लेते हैं। फॉस्फेट पर कितना माइनस, एक ही तो जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। जब इन्होंने इसे तोड़ा तो इस पर तो 3 माइनस हो गई, तो धातु पर कितना होना चाहिए 3 प्लस, तो धातु की संयोजकता कितनी होगी 3 हो गई। अब सल्फेट का हमें पता है SO4 पर 2 माइनस होते हैं। ये समझने की बात है कि पहले हम फॉस्फेट को तोड़ लेंगे,
तो हमें पता पड़ा है कि PO फॉस्फेट पर तो 3 माइनस होते ही हैं, सारणी में हमें पता है इनकी संयोजकता। तो ये जो धातु है इस पर भी 3 प्लस हो गए। ऐसे ही M धातु के सल्फेट का सूत्र, ये M धातु है और ये इसका सल्फेट है, इसके 2 की मल्टीप्लाई इसमें और इसके 3 की मल्टीप्लाई इसमें, तो M2SO4 का होल थ्राइस बन गया आपका ये। कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए इस प्रश्न में। चलिए एक प्रश्न और इस तरह का जब और अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा कि धातु के नाइट्रेट का सूत्र ये है, धातु के नाइट्रेट का सूत्र है MnO3 का होल थ्राइस, और धातु के फॉस्फेट का सूत्र लिखो। नाइट्रेट होता है NO3 पर -1 और फॉस्फेट होता है PO4 पर -3। ये सूत्र नाइट्रेट का MnO3। MnO3 ये बाहर 3 जा रहे हैं, तो ये किसकी संयोजकता है? M की। तो M पर कितने प्लस हो गए? 3 प्लस। पहला धातु प्लस होता है, और नाइट्रेट फिर कितना हुआ भाई? इस M की गुणा हुई इसमें, और M में किसी चीज़ की गुणा नहीं हो रही, तो M में तो किसी चीज़ की गुणा हो नहीं रही, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता थी 1। यानी धातु हमारे पास आई M3+। इस M3+ की PO4 3 माइनस में जब मल्टीप्लाई हुई, इसके 3 की मल्टीप्लाई इसमें, इसके 3 की मल्टीप्लाई इसमें, और 3 को 3 से भाग कर दिया, तो हमारे पास आया MP4। ठीक है, ये फॉस्फेट का सूत्र आ गया। और इस प्रकार आज का जो हमारा ये वीडियो है वो समाप्त हो जाता है। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, और इस चैप्टर को आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर को करने के बाद आप आयनिक यौगिकों का निर्माण फिर से एक बार करें, जिससे कि ये चैप्टर आपके और अच्छा हो जाए। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कुछ बच्चे में अभी भी ऐसे मिल रहे हैं जो यूट्यूब का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैनल है ग्लोबल केमिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो मित्र हैं उनमें इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।